नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। विजयनगर में स्कूली छात्राओं को ब्लैकमेल कर शोषण करने वाले 6 आरोपियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वहीं एक नाबालिग को डिटेन किया गया है। पेशी से बाहर निकलने के दौरान वकीलों ने आरोपियों की पिटाई कर दी। न्यायालय द्वारा आरोपियों को 4 दिन के रिमांड पर सौंपा गया है। 16 तारीख को प्रकरण दर्ज हुए थे 3 विजयनगर, जिसमें बच्चियों के परिजनों द्वारा ये बताया गया कि कुछ लोग जो है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से संपर्क करते हैं और उसके बाद दबाव डाल के शोषण करते हैं। तो प्रकरण दर्ज करके टीमों का गठन करके दस्तयाब किए गए कुछ मुलजिम लगभग 7, जिनमें 6 बालिग थे और 1 नाबालिग थे, जिसको आज कोर्ट में पेश किया गया है और कोर्ट से रिमांड ली गई, 4 दिन की रिमांड दी गई। सर क्या पूछताछ होगी उनसे 4 दिन में, क्या पूछताछ? प्रकरण के अंदर देखते हैं जो भी पॉइंट्स जो भी आए हैं, जो भी एफआईआर के अंदर तथ्य है और जो भी हमारे सामने साक्ष्य आ रहे हैं, उनको कोरिलेट करके जितना जो टाइम है उसको यूटिलाइज करें। सर क्या और पीड़ी टाइम पे सामने आ सकती है इस मामले में? जी, और पीड़ी टाइम अभी अनुसंधान में जो सर ये पुलिस के सामने प्रकरण कब सामने आया? ये 16 तारीख को शाम को हमारे ये तो आपने एफआईआर दर्ज की, क्या इससे पहले आ गया था? ये सुनने में आया है कि 1 महीने तक पुलिस के पास गया था और दर्ज की नहीं, ऐसा धर्मांतरण के कई आरोप साहब एफआईआर में ये स्पष्ट लिखा है कि वो रोजा रखवाते हैं, तो ये धर्मांतरण का मैटर है। रोजा रखवाने वाले, कलमा पढ़ाने वाले लोग, इसके पीछे कलमा पढ़वाने वाले लोग कौन लोग हैं, उनको उठा के लाना है। चोर की माँ को पकड़ना है, इनको जो सपोर्ट करते हैं, पैसा उपलब्ध उनको पकड़ना है। बाइक उपलब्ध ये साले सब उठाई गिरे लोग हैं। के बारे में पूरी जांच होनी चाहिए सर, और पूरी जो जांच होकर बड़े जो लिप्तता है सबकी वो सामने आनी चाहिए। 3 लिपापोती नहीं होनी चाहिए। हमारा आपसे ये निवेदन है। नहीं साहब, ये बहुत बड़ा ब्लैकमेल कांड है। एफआईआर में दर्ज है और अनुसंधान में सामने आएंगे उसको अंत तक। एफआईआर में दोनों चीजें हैं सर। मोबाइल कहाँ से आए, मोबाइलों के पीछे की फंडिंग करने वाले जो है धर्मांतरण के पीछे बहुत बड़ा गिरोह है सर। ये बहुत बड़ा गिरोह है। पूरे गिरोह का पर्दाफाश होना चाहिए। आप आइए मैं आपकी इसमें बिल्कुल बढ़ती है। अजमेर के लोंगिया क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच विवाद को लेकर सकल हिंदू समाज ने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अजमेर एसपी को रेंज आईजी के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें समाज के लोगों पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। सकल हिंदू समाज के संयोजक ने जानकारी देते हुए बताया कि लोंगिया क्षेत्र की पहाड़ियों पर अवैध रूप से रह रहे असामाजिक तत्वों, जिनमें बांग्लादेशी रोहिंग्या भी शामिल हैं, उन्होंने हिंदू समाज की बस्ती पर पथराव किया। विरोध करने पर इन पर लाठी डंडों से हमला भी किया गया। अजमेर के लोंगिया बस्ती पर जिस प्रकार से वहां पर असामाजिक तत्वों ने, जिसमें वहां के स्थानीय मुस्लिम युवक भी और साथ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों ने एकमत होकर हिंदू समुदाय की बस्ती पर पत्थरों से, सरियों से, लाठियों से जो आक्रमण किया, उससे अजमेर शहर के पूरे हिंदू समाज में रोष की लहर व्याप्त हो गई। अखबार में इस प्रकार से समाचार प्रकाशित हुए कि वाल्मीकि बस्ती पर आक्रमण हुआ है। वाल्मीकि बस्ती पर आक्रमण नहीं है, ये हिंदू समाज की एक मार्शल कौम पर आक्रमण है और इसके कारण से पूरे हिंदू समाज के अंदर रोष व्याप्त है। आज आप यहाँ देखेंगे कि इस आक्रमण के कारण से यहाँ पर सैकड़ों से भी अधिक लोंगिया बस्ती के हमारे युवा साथी, हमारे समविचारी संगठनों के कार्यकर्ता और जन समुदाय के प्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित होकर पुलिस महानिरीक्षक को हम ज्ञापन देने वाले हैं। उससे पहले यहाँ जिलाधीश कार्यालय पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सह पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सह पुलिस अधीक्षक शहर, इनको भी हम ज्ञापन देकर ये मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार के अवांछित असामाजिक तत्वों पर तुरंत उन पर कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पर समुचित विधिक कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार का माहौल शहर की अनेक बस्तियों में है, फिर चाहे वो नागफणी होगा, चाहे वो दरगाह संपर्क सड़क होगा, चाहे वो चोरसी आवास होगा, चाहे वो रातीडांग होगा, चाहे वो लोहा खान होगा,
चाहे वो मदार होगा, चाहे वो दौराई होगी, चाहे वो तबीजी होगी, चाहे वो सोमलपुर होगा, वहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए शरारती तत्व लगातार कृत्य करते रहते हैं। हिंदू समाज इस सारी बातों से आहत है। अब वो चुप बैठने वाला नहीं है। आज का ये प्रतिकार इस बात को बिंबित करता है, इस बात को दर्शाता है कि हिंदू समाज अब जाग गया है। अपने ऊपर किसी भी प्रकार के आक्रमण को वो सहेगा नहीं, स्वीकार नहीं करेगा। और हिंदू समाज में बता देना चाहता हूँ कि वो आगे चलाकर कभी भी किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़े तो फिर छोड़ता भी नहीं है। आज के धैर्य की प्रतीक्षा नहीं लें और समुचित कार्रवाई पुलिस, यद्यपि कल पुलिस और प्रशासन ने वहां के निकटवर्ती थाना क्षेत्रों ने बहुत अच्छी प्रकार से तुरंत कार्रवाई की है, लेकिन शहर एक बारूद के ढेर पर बैठा है। हम चाहते हैं कि सघन पुलिस निगरानी हो, पुलिस गश्त हो और इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके उनकी सूची बनाए और उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाए। इस प्रकार की मांग को लेकर आज यहाँ पर सैकड़ों से भी अधिक कार्यकर्ता और समाज के बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सब के भावों को प्रतिबिंबित करने के लिए अभी यहाँ पर हम प्रतिनिधि के रूप में अंदर जाकर जिला अधीक्षक को, उप अधीक्षक को अपना ज्ञापन देंगे। बाद में सब लोग सामूहिक रूप से पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में भी जाकर इस प्रकार का ज्ञापन देने वाले हैं। देखिए, वजह तो इसमें छोटे छोटे बच्चों का झगड़ा ही था। पहले छोटे बच्चों में झगड़ा हुआ, उस बात को लेके बड़ों में झगड़ा हो गया, तो उसमें झगड़े में कुछ लोगों को चोटें आई। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, जो भी संबंधित गंज थाना जो था उसका जाब्ता और आसपास के सभी थानों का जाब्ता मौके पर पहुंचा, स्थिति को काबू में किया। मौके से हमने 19 लोगों को डिटेन किया, इनको शांति भंग में गिरफ्तार किया। एक पक्ष द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसका अनुसंधान वृत्ताधिकारी दरगाह कर रहे हैं। मौके पर शांति है, जाब्ता तैनात है मौके पर। किसी प्रकार की और भी कोई घटना हो, इसके लिए पुलिस मुस्तैद है और आगे जो अनुसंधान में जो भी बातें सामने आई उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, हथियारों का भी खुलकर उपयोग किया गया था इसमें? ये देखिए, अभी तक जो हमें मौके पर पुलिस भी पहुंची थी उसमें पत्थरबाजी की घटना ही सामने आई है। और भी जो भी चीज़ें होंगी वो अनुसंधान में सामने आ जाएगी और उनके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या भारी लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट अभी तक नजर आया क्या सर? नहीं, देखिए, इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि पहले 2 पक्षों के बच्चों में झगड़ा हुआ, उनमें झगड़ा होने के बाद फिर वो बात बड़ों में तब्दील हो गई। जो वहाँ रहने वाले आसपास के लोग थे, दोनों ही पक्ष के लोग इकट्ठा हो गए, मारपीट हो गई और मारपीट के बाद उसमें पत्थरबाजी भी हुई। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो मौके पर जाकर उसे कंट्रोल किया। सर, कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे इसमें? नहीं, पत्थरबाजी में कोई घायल नहीं हुआ, इसमें कोई घायल नहीं हुआ पुलिसकर्मी। इसमें आपस में इनमें हुआ, बीच बचाव जरूर पुलिसकर्मी ने कराया। संख्या में आपराधिक तत्वों का जमावड़ा, रोहिंग्या मुसलमानों का, बांग्लादेशियों का जमावड़ा हो रखा है। लोंगिया क्षेत्र में कल रात्रि में जो घटना हुई कि बड़ी संख्या में पथराव हुआ हिंदू समाज के ऊपर, उसको लेकर आज हिंदू समाज में भारी आक्रोश है, भारी रोष है। सर्व हिंदू समाज द्वारा आज प्रशासन को ज्ञापन दिया जा रहा है कि इन बांग्लादेशियों की कठोरता से और शीघ्र जांच करके और इनको डिटेन करके और इनको सहयोग करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जावे। अन्यथा हिंदू समाज का ये रोष अब जो है बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। हिंदू समाज अपनी सुरक्षा और प्रतिकार करना बहुत ठीक से जानता है। हमने प्रशासन को चेतावनी दी है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस प्रकार के आतंकियों को, आक्रमणकारियों को पकड़े और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आज मुलाकात की है वैसे? आज हमने जो है पुलिस उप अधीक्षक महोदय से और ये सारा निवेदन किया है। अब हम आईजी साहब से भी निवेदन करने जा रहे हैं और आईजी साहब से भी हम कहेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है, उसको विशेष टीम गठित करके और इस जमावड़े को जो है तुरंत जेल के सलाखों के पीछे भेजा। शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदात को भी अंजाम दे रहे हैं। ऐसा एक मामला सामने आया जिसमें सूने पड़े मकान से चोरों ने 5 लाख रुपए की नकदी चुरा ली। पीड़ित परिवार ने बताया कि वे रिश्तेदार की शादी में अजमेर से बाहर गए हुए थे। मकान मालिक की शिकायत पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रात शादी में गए हुए थे, हमारे रिलेटिव्स में किसी की शादी थी। हम 26 तारीख को गए थे, हम 5 तारीख की शाम को आए थे। 5 तारीख की शाम को आए तो घर में सब कुछ बिखरा हुआ था। हमने तुरंत पुलिस को फोन किया था। फिर क्या देखा घर आकर के आपने? घर पे आए तो सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। हमने देखा, जो हमने कैश रखा हुआ था
वो सारा गायब हो गया है। वो पूरा बैग ही उठा के लेके गए हैं। जी, लगभग कितना कैश था? 5 लाख। इतना का ये हमने जैसे ये भाई भाई में वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो हमारी कोटड़ा में एक जमीन है, तो हमें कंस्ट्रक्शन का काम कराना है। तो ठीक है, तो उससे हमने वो सब कुछ बनवाया था, एग्रीमेंट करवाया था। उसने बोला था 5 लाख मेरे को चाहिए, तो मेरे को कैश में चाहिए। तो हमने घर बनवाने के लिए वो रखा हुआ था जी, नक्शा वगैरह सब कुछ हमने बनवा रखा है, सब कुछ करा हुआ है। दूसरी जगह बनवाना था। हाँ, इसको कोटड़ा में लेकर हमारी के जमीन है जी, तो वहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन का काम कराना जी, था। इसको उसी लेकर लिए- के आपने बैंक से पैसा ले रखा था। हाँ, कुछ फ्रेंड से लिया हुआ था, कोई किसी का जैसे काम करते हैं तो रोका हुआ था, जैसे करके इकट्ठे किए हुए। रिपोर्ट लिखवा दी आपने? हाँ, रिपोर्ट लिखवाई कौन से थाने में? ये अलवर? क्लॉक टावर। क्लॉक टावर, ठीक है। आपका नाम? वर्षा। पापा का? प्रेम कुमार। पुष्कर के पर्यटन विभाग की होटल सरोवर के सभागार में मंगलवार की सुबह आयोजित नक्शा पायलट प्रोजेक्ट के देशव्यापी लॉन्चिंग कार्यक्रम के मौके पर पुष्कर के शहरी भूमि सर्वे की ड्रोन कैमरे उड़ाकर शुरुआत की गई। आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत नगर परिषद के आयुक्त जनार्दन शर्मा, निवर्तमान सभापति कमल पाठक, निवर्तमान उपसभापति शिवस्वरूप महर्षि, नायब तहसीलदार घनश्याम सिंह ने ड्रोन कैमरा उड़ाकर पुष्कर भूमि सर्वे कार्यक्रम का आगाज किया। भारत सरकार द्वारा जो शहरी क्षेत्रों में डिजिटल अपन को जो लैंड रिकॉर्ड बनाना है, उसके तहत एक DLRMP स्कीम चली हुई है। उसके तहत ही नक्शा प्रोजेक्ट चल रहा है। उसमें कुल भारत के 152 शहरों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें राजस्थान के 10 शहर है, उसमें पुष्कर भी सम्मिलित है। पुष्कर के अंतर्गत 9.39 अपने जो टोटल एरिया है उसका ड्रोन से सर्वे होगा। सर्वे के बाद डिजिटल रिकॉर्ड तैयार की जाएगा। उस डिजिटल रिकॉर्ड से जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में जमाबंदी होती है, उसी तरीके से शहरी जमाबंदी बनेगी। ये शहरी जमाबंदी का सबसे बड़ा उपयोग ये होगा कि किसी शहर का सुनिश्चित विकास हो, किसी प्रकार की अतिक्रमण की समस्या है, इसके साथ साथ जो आधारभूत सुविधाएं जो विकसित करते हैं उसकी भी प्रभावी ढंग से प्लानिंग हो सकेगी। अगर हमारे पास प्रॉपर तरीके से अगर रिकॉर्ड संधारण होगा तो हमारे जो टैक्सेशन प्रणाली है उसमें भी सुधार होगा और शहर का जो आधारभूत मुख्य जो भूमि रिकॉर्ड है वो भी व्यवस्थित होगा, जिससे एक क्लिक कहीं कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। कितने दिन तक चलेगा? अभी ये शुरू हुआ है, अभी परसों से हमारे यहाँ ड्रोन सर्वे का काम चालू होगा। उसके बाद लगभग जो पूरा प्रोग्राम है वो तो 1 वर्ष का है। हमारा प्रयास रहेगा तय समय अवधि में लैंड रिकॉर्ड बन जाए। पब्लिक को कैसा पता पड़ेगा कि क्या? पब्लिक के लिए हमने अपील भी की है, प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। अब पब्लिक से ये सहयोग भी अपेक्षित रहेगा कि जो भी प्रॉपर्टी है उस पर व्यक्ति अपने पीले रंग से सीमांकन कर ले, जैसे ड्रोन फ्लायर के टाइम। इसके साथ साथ हमारी शहरी क्षेत्र में 3 सर्वे टीम भी बनेंगी। उसमें एक ULV के अधिकारी होंगे टेक्निकल, एक रेवेन्यू के पर्सन होंगे, इसके अलावा सर्वेयर होंगे। वो लोगों को जागरूक भी करेंगे और उनके संबंध में अवगत भी कराएंगे और लैंड रिकॉर्ड बनाने में पूरा सहयोग भी करेंगे। किस तरह की प्रॉपर्टी होगी, बिल्डिंग या प्लॉट? इसमें सारी प्रॉपर्टी सम्मिलित होंगी। जो भी अर्बन एरिया में लैंड आती है, चाहे खाली भूखंड है, प्लॉट है, पार्क है, सारी जितनी भी जमीन उन सबका लैंड रिकॉर्ड बनेगा। भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, जो शहरों के जो भूमि संबंधी विवाद होते हैं उसको लेकर भारत सरकार ने बहुत ही शानदार स्कीम लॉन्च की है, नक्शा करके। उसके अंदर हर हाउस होल्ड का बेहतरीन टेक्नोलॉजी से उसका नापचोप, उसकी सीमाओं का ज्ञान, क्षेत्रफल, उसके स्वामित्व का दस्तावेज तैयार किया जाएगा। इसका आज प्रथम चरण में विधिवत शुभारंभ हमारे नगर पालिका के निवर्तमान सभापति कमल पाठक साहब, श्री स्वरूप जी और कमिश्नर साहब के सानिध्य में हुआ है। तो पूरे भारत में आज 154 शहरों में एक जो नया योजना चालू की गई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि शहरी आम लोगों के जो ज़मीनों के विवाद है, वो धोखाधड़ी है, वो कम होगी और प्रत्येक हाउस होल्ड का अलग से प्रॉपर नापचोप और देखा जोखा हो पाएगा और शहरी जमाबंदी तैयार हो पाएगी। कितने दिन तक चलेगा ये? अभी प्रथम चरण में मुझे लगता है 3-4 महीने का ये कार्यक्रम है और पूरा 1 साल इसमें लगेगा, लेकिन व्यवस्थित तरीके से हर एक मालिकाना दस्तावेज, उसका नापचोप और क्षेत्रफल के सेक्टर में एक महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है, जो कि स्वागत है। आपका अरुण वैष्णव, महामंत्री भाजपा। आदर्श सिंधी पंचायत और प्रेम प्रकाश आश्रम के संयुक्त तत्वावधान में एक बैठक प्रेम प्रकाश आश्रम में आयोजित की गई, जिसमें आगामी महाशिवरात्रि, होली और चेटीचंड महोत्सव पर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि महाशिवरात्रि 26 फरवरी को सुबह 6 बजे से 7 बजे, होली 14 मार्च को फूलों से खेलकर और झूलेलाल जयंती 30 मार्च को मनाई जाएगी। मुख्य कार्यक्रम 6 अप्रैल को प्रेम प्रकाश आश्रम में आयोजित होगा। इसके बाद आम भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आदर्श सिंधी पंचायत आदर्श नगर अजमेर की कार्यकारिणी की बैठक आज प्रेम प्रकाश आश्रम आदर्श नगर अजमेर में दादा नारायण दास ट्रस्टी, संरक्षक एवं गुरुबख्श बीरानी अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में रखी गई थी।
सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि शिवरात्रि, होली एवं चेटी चंड का कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े जोश के साथ मनाया जाएगा। प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक स्वामी जी माधवदास जी की समाधि पर शिवरात्रि के दिन 26 तारीख को प्रोग्राम रखा गया है। उसके बाद आरती प्रसाद का वितरण होगा। 30 मार्च होली के दिन होली मिलन समारोह प्रातः 9:30 बजे से लेकर स्टार्ट होगा। उस दिन सब पंचायत के सभी सदस्यगण फूलों की होली खेलेंगे और बड़े हर्ष उल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जाएगा। चेटी चंड जो हमारा हम सिंधियों का जो मेन पर्व है 30 मार्च को मनाया जाएगा। प्रातः 10 बजे से लेकर 12 बजे तक पेड़ आश्रम में बड़ी धूमधाम से सभी पंचायत के सदस्यगण आएंगे और मनाएंगे। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा एवं 12 बजे से लेकर आदर्श नगर मेन गेट पे प्रसाद वितरण होगा। सिंधी झूलेलाल महासमिति के संयोजक से चेटीचंड पखवाड़ा जो मनाया जा रहा है उसके अंतर्गत 6 अप्रैल जिस दिन पखवाड़े का समापन होगा 20 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। 6 अप्रैल को मेन फंक्शन आदर्श नगर अजमेर प्रेम आश्रम में आदर्श नगर पंचायत द्वारा रखा गया है, जिसमें शहर की विभिन्न संस्थाओं के सभी पदाधिकारी गणमान्य लोग उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। जय झूलेलाल, सतनाम साखी। जय झूलेलाल। ये तो तव्हां सभिनि खे ख़बर हूंदी कि असां जो शिवरात्रि जो प्रोग्राम असांजे साईं टेऊंराम जी दरबार में तारीख़ 26 जो सुबुह जो 6 खां 7 मल्हाईंदासीं ऐं उन खां पोइ वरी चेटीचंड जो प्रोग्राम असां सुबुह जो 10 बजे खां 12 बजे साईं प्रेम प्रकाश मंडल आश्रम आदर्श नगर में मल्हाईंदासीं। आदर्श नगर सिंधी पंचायत पारां वरी 6 तारीख़ जो असांजो प्रोग्राम थींदो चेटीचंड जो, जेको असांखे सेंट्रल सिंधी पंचायत मां डेट मिली आहे। जय झूलेलाल। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति अजमेर ने आज दैनिक हिंदू सिंधी और दैनिक केसरी के पत्रकार हरीश वरियानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। समिति के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी ने कहा कि विभाजन के बाद हिंदी पत्रकारिता में दैनिक हिंदू सिंधी का योगदान महत्वपूर्ण रहा और वरियानी ने सिंधी पत्रकारिता के विकास में अहम भूमिका निभाई। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में समिति के विभिन्न पदाधिकारी और सदस्य शामिल रहे। सभी ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए ईश्वर से उनके परिवार को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति अजमेर की ओर से दैनिक हिंदू सिंधी समाचार पत्र और दैनिक केसरी हिंदी समाचार पत्र अजमेर के पत्रकार और प्रधान संपादक हरीश वरियानी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी ने कहा कि विभाजन के पश्चात हिंदी पत्रकारिता के विकास में दैनिक हिंदू सिंधी का योगदान महत्वपूर्ण रहा है और कुशलतापूर्वक समाचार पत्र का संपादन करते हुए सिंधी पत्रकारिता के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान वरियानी जी ने दिया, जो सदैव सिंधी पत्रकारिता के जगत के पत्रकार और सिंधी समाज स्मरणीय रखेगा। दिवंगत आत्मा को समारोह समिति के पदाधिकारी व सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को गहन दुख शक्ति प्रदान करने की शक्ति प्रदान करे। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में संरक्षक गिरधर तेजवानी, कोषाध्यक्ष लाल नाथानी, हरि चन्नानी, पूर्व विधायक हरीश जामनानी, नरेश सानी भगत, जीडी वृंदानी, प्रकाश जेठरा, मनोज बम्बानी, दिशा प्रकाश कृष्णानी, कुसुम आर्य, रमेश टिलवानी, जयप्रकाश मंगानी, प्रकाश इंगोरानी, ओम प्रकाश हीरानंदानी, नरेंद्र कलवानी, नरेंद्र बसरानी, राजेंद्र जयसिंगानी, जयप्रकाश मंगानी, दयाल कलवानी, विनोद आसनानी, गोविंद चतवानी, कमल शानी, अजीत पमनानी, दीपक साधवानी, रमेश एच लालवानी, राजेश गिदवानी, प्रकाश दादलानी, रमेश वलीरमाणी, रुक्मणी वतवानी, सीमा रामचंदानी, पुरुषोत्तम तेजवानी, मीना खेमानी, कंचन अरवानी, माला टेवानी, आशा केशवानी, सेवक पंजवानी, गोविंद मनवानी, प्रकाश आसानी, केटी वाधवानी, किशोर विधानी, नानक गजवानी, डॉक्टर भरत छबलानी, देवीदास साजनानी, महेश इसरानी, प्रियंका कृष्णानी, मनोज मेघानी आदि उपस्थित। कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजीव दत्त आज 1 दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस मौके पर राधे सोशल फाउंडेशन और हनुमान व्यायामशाला के कार्यकर्ताओं द्वारा राजीव दत्त का माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुश्ती से जुड़े समस्त खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के सभी कदम उठाए जाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वालों को संघ की ओर से भी विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, कुश्ती हमारा पारंपरिक और ट्रेडिशनल खेल रहा है। हमारे पहलवानों ने इस खेल में
हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। इसको लेकर हमने एक रोड मैप तैयार किया है एग्जीक्यूटिव कमेटी में कि हर मेला कुश्ती खेला। हमने पर्यटन विभाग से एक टाई अप किया है जिसमें जो भी मेला टूरिज्म विभाग द्वारा आयोजित होता है उसमें एक रूरल स्पोर्ट्स के नाम से कुश्ती रखा जाए, जिससे इसका प्रचार प्रसार अच्छे से हो पाएगा। दूसरा, अपने जो खिलाड़ी हैं, जो ग्रामीण स्तर के बच्चे बच्ची कुश्ती लड़ने का शौक़ रखते हैं और जिनकी प्रतिभा का सही प्लेटफॉर्म पर प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिलता, उसके लिए हम एक प्रतिभा खोज मंडल स्तर पे लगाना का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें पंचायत स्तर तक हम खिलाड़ियों को इस खेल में 2 ही सुविधाएं चाहिए होती हैं, लड़ने के लिए गद्दे कुश्ती और खुराक। इस दोनों की व्यवस्था पूरी हो जाए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। तीसरा, हमने एक और किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई राष्ट्रीय गेम्स में कोई भी खिलाड़ी वो पदक जीत के लाता है राष्ट्रीय गेम्स में, तो हम उसको गोल्ड मेडल पे 1 लाख रुपए हमारी संघ की तरफ से और सिल्वर पर 51 और ब्रॉन्ज पे 31,000 रुपये देंगे। ऐसा उनको ये राशि सिर्फ संघ की तरफ से दी जाएगी, ना कि उनको जो अलग से राज्य सरकार या केंद्र सरकार से जो राशि मिलती है उससे अलग। ऐसा हमने प्रयास किया। सर, जहाँ तक इस सरकारी स्तर पे तो प्रयास चलता ही है। खेलो इंडिया का आयोजन होता है, खेलो खिलाड़ी का आयोजन होता है, कई खेल है, कई स्कीम है जिसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार सम्मिलित रहती है। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको मंडल स्तर पे जाके ये देखें कि कौन खिलाड़ी इसमें रुचि रखता है। पहले इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। प्रचार प्रसार के अलावा उसका सही जगह प्रतिभा का सही जगह प्लेटफॉर्म मिलना और उसको उसी प्लेटफॉर्म के साथ साथ जिले स्तर पे, राज्य स्तर पे और नेशनल स्तर पे उसके प्रतिभा का अवलोकन होना, ऐसा हम प्रयास करें। इनको युवाओं ने सहूलियत के हिसाब से ले लिया, तो सहूलियत के साथ साथ अब उनको ये लगता है किसी भी समय जाके अपन कसरत कर लें, पर ऐसा नहीं है। हम कुश्ती अखाड़े में भी वही जिम में जो सुविधाएं मिलती हैं बच्चों को, वहाँ सुविधाएं देने की उनको पूरी कोशिश करेंगे, जिससे युवा वर्ग उस तरफ आकर्षित हो। युवाओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अच्छा पढ़ें और कैरियर अच्छा बनाएं। ठीक है सर, ठीक है सर। राधे सोशल फाउंडेशन की तरफ से आज यहाँ पर राजीव दत्ता जी का स्वागत हनुमान व्यायाम शाला समिति के साथ हमने भी किया। इस अवसर पर वो आज यहाँ पहली बार पधारे हैं और जैसा कि उन्होंने बताया है कि कुश्ती को एक राजस्थान में एक विशेष दर्जा देने की वो प्रैक्टिस को कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं क्रिकेट से भी जुड़ा हूँ और हनुमान व्यायाम शाला का मैं बहुत पुराना सदस्य रहा हूँ, फाउंडर मेंबर में रहा हूँ और इसी तरह मैं राधे सोशल फाउंडेशन का भी मैं फाउंडर मेंबर में हूँ एक। तो हमारी ये कोशिश है कि जैसा मेरे दिमाग में ये है कि जिस तरह से IPL क्रिकेट में होता और प्रो कबड्डी हुई, उसी तरह से कुश्ती में भी राजस्थान को हम इस तरह से कुछ करने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार प्रो कबड्डी के अंदर पूरे देश से लड़के छांट के कुश्ती कराई गई, इस तरह अलग अलग वेट के अंदर हर राजस्थान के जिलों से जो अच्छे लड़के हैं 1, 2, 3 की पोजीशन वाले, उनको लाके एक प्रतियोगिता श्री हनुमान व्यायाम शाला में राधे सोशल फाउंडेशन और हनुमान व्यायाम शाला की तरफ से हम कराएं। इसमें हम राजीव दत्ता जी से अभी आगे बात करेंगे और एक अच्छी प्रतियोगिता हम कराने की कोशिश करेंगे। आपका पूरा नाम बता दीजिए। कमल पुट्टी। ठीक है भैया, आज आए हैं अजमेर आगमन पर, प्रथम बार अजमेर आगमन पर जब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कुश्ती संघ के हमारे सम्मानीय राजीव दत्ता साहब, जो कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के OSD भी हैं, और अजमेर आए, उन्होंने हमारा एक निमंत्रण स्वीकार किया। हमने उनका काफ़ी अच्छा स्वागत किया और हम कोशिश करेंगे कि एक राजस्थान का कोई भी सीनियर, जूनियर या सब जूनियर का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हम उनसे अभी निवेदन करेंगे कि वो हमें अलॉट करें। और एक बार हम उनका हनुमान व्यायाम शाला में अभी तो उनका अति व्यस्त कार्यक्रम में से उन्होंने समय दिया, एक बहुत शानदार उनका स्वागत आयोजन करेंगे, जिसमें हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान और पूरा जो अजमेर ज़िले का कुश्ती संघ और अजमेर ज़िले में ब्यावर से, नसीराबाद से, किशनगढ़ से, पुष्कर से, सभी तरफ से हमारे जो पुराने पहलवान हैं, जो नए पहलवान हैं, उनको बुला के एक शानदार आयोजन करेंगे, शानदार स्वागत करेंगे। सौरभ जी, कुश्ती जो बेसिकली पारंपरिक खेल है, कुश्ती शहर का खेल नहीं है। कुश्ती में जो पहलवान जो पहलवानी करने आता है वो आता है बेसिकली गांव का। हमारे पास भी जितने भी लड़के हैं उसमें 70% लड़के ग्रामीण परिवेश से हैं, क्योंकि मूलतः
शारीरिक दम दिखाने का। और देखो मजबूत पहलवान ऐसा नहीं है कि कोई गेम खेल लिया, कुश्ती में लड़ना पड़ता है सामने वाले पहलवान से, तो हाथ में भी चोट लगती है, पैरों में भी लगती है, आंखों में भी, कहीं पे भी। तो शहरी क्षेत्र में जो पला बड़ा बच्चा होता है वो इसको इतनी आसानी से ग्रहण नहीं कर पाता है। और हम भी ये कोशिश करते हैं और कर रहे हैं हम लगातार। आप देख भी रहे हैं, आप कई बार आयोजन में अखाड़े पे आप आए भी हैं। एक अच्छा पहलवानी यहाँ पे हो, अच्छे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई पहलवान निकले। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।